मूल विधि है ना। मूल विधि में अपन ने काफी कुछ पढ़ लिया था, 2 लेक्चर अपने हो गए थे पूरे, है ना। यूपीएसआई में हमने कहा था कि यूपीएसआई में मूल विधि के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे और ये 8 के 8 चैप्टर हैं, सारे हमें पढ़ना है। शुरुआत हमने कर दी थी, एक बार क्विक रिवीजन अपन जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। मूल विधि में सबसे पहले हमने बताया था कि मूल विधि यानी कि इसका पहला चैप्टर भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड है, पहला चैप्टर। और इसी में साथ साथ में आ जाएगी दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसी में सारा कुछ आ जाएगा, है ना। अपराध क्या है, इसकी डेफिनेशन जो है किसने बताई थी, स्टीफन ने बताई थी, हमने कहा था याद रखना। उसके बाद वेनी की किताब, केनी की किताब, केनी की किताब क्या थी, आउटलाइन ऑफ क्रिमिनल लॉ, इंपॉर्टेंट किताब है। और उसके बाद हमने बताया था अपराध के निम्नलिखित 4 अवयव होते हैं, कितने अवयव, 4 तत्व या 4 अवयव, मानव, है ना, आपराधिक मन स्थिति या दुराशय, फिर उसके बाद आपराधिक कृत्य, और ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव तथा समाज को क्या क्षति होती है, ये 4 अवयव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने कहा था इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। उसके बाद हमने देखो पढ़ा था यहाँ पर जो मूल विधि है, यानी कि जो हमारा पहले आईपीसी चलती थी और फिर उसके बाद बीएनएस बनी, है ना, दोनों का कंपेयर हमने पढ़ा था कि 1860 में आईपीसी लागू हो गई थी, मतलब बन के तैयार हो गई थी, और 62 में लागू हो गई थी। अगर यहीं पे बीएनएस की बात करें तो 2023 में बन के तैयार हो गई थी और 24 में 1 जुलाई 2024 में लागू हो गई थी। आईपीसी के निर्माता कौन थे, लॉर्ड मैकाले, आईपीसी के निर्माता लॉर्ड मैकाले थे। यहाँ पर देखो इसका उद्देश्य क्या था, अब आईपीसी 1860 में बनी थी तो ब्रिटेन ने बनाया था, यानी ब्रिटिश काल में बनी थी, तो ब्रिटिश काल ने, है ना, अपने अनुसार बनाया होगा इसे। और यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है, जो बीएनएस लागू की गई है आईपीसी को हटाकर आधुनिक भारतीय संदर्भ वाला कानून है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आधुनिक भारतीय संदर्भ वाला कानून कौन सा है, तो अपन लगाएंगे बीएनएस को लगाएंगे। इसके अलावा देखो पहले जो आईपीसी चलती थी 511 धाराएं थी, और अब जो बीएनएस चली है इसमें कितनी धाराएं हैं, 358 धाराएं हैं, ठीक है ना। इसमें उसके बाद यहाँ पर ये मोस्ट है जिस पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है बीएनएस में, केंद्रीय न्याय, जुडिशियल अपराध, असंगठित अपराध, आतंकवाद, त्वरित न्याय, ठीक है ना। इनमें से क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा किस पर फोकस किया गया है। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पर, है ना, मुख्य अंतर देखा था, मुख्य अंतर देखा था, हमने कहा था ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ शब्द जो इसमें पहले थे उन्हें हटाया गया और बाद में उनमें बहुत सारे शब्द जोड़े गए, ठीक है। तो उनमें एक शब्द आता है हमारा कौन सा, एक शब्द आता है औपनिवेशिक शब्द, औपनिवेशिक शब्द, तो यहाँ पर मौजूद था लेकिन यहाँ पर हटा दिया गया क्योंकि भारत औपनिवेश अब नहीं रहा था, है ना। राजद्रोह शब्द पहले धारा 124A में था, है ना। बीएनएस जो 2023 से लागू है इसमें राजद्रोह शब्द हटा दिया गया है, इसकी जगह पर देशद्रोह शब्द कर दिया गया है। आतंकवाद, आतंकवाद शब्द की डेफिनेशन पहले स्पष्ट नहीं थी आईपीसी में, अब उसकी स्पष्ट परिभाषा लिखी गई है। असंगठित अपराध, पहले इसके बारे में कोई सजा नहीं थी, अब ये जोड़ दिया गया है। मॉब लिंचिंग, पहले इस पर कोई सजा नहीं थी, अब इस पर सख्त सजा है। महिलाओं और बच्चों का अपराध, पहले इस पर सीमित सजाएं होती थी, अब इसमें अधिक सख्ती लाई गई है। ये सारी चीजें हमने बता दी थी। उसके बाद हमने यहाँ पर बताया था कि जो आईपीसी है, जो बीएनएस है, वो कब कब लागू हुई, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है बीएनएस के बारे में जानना, है ना। तो जो बीएनएस यानी न्याय संहिता है 2023, है ना, 2023 की धारा 1, 2023 की धारा 1 में क्या है, धारा क्या, इधर का नहीं दिख रहा थोड़ा सा ना, है ना। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस की धारा 23 में क्या है, बीएनएस 2023 की धारा 1 में क्या है, उसका संक्षिप्त नाम प्रारंभ और लागू होना प्रभाव क्षेत्र,
ठीक है, जल्दी जल्दी सारी चीजें रिवाइज कर लेना है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था जो आईपीसी है वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से आईपीसी वहां भी लागू हुई। लेकिन जब बीएनएस बनी 2023 में और 1 जुलाई 2024 को बीएनएस लागू हुई तो उसे पूरे के पूरे भारत में लागू कर दिया गया, है ना। कोई भी ऐसा राज्य नहीं छूटा। क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि आईपीसी से कौन सा राज्य अछूता था। जम्मू कश्मीर अछूता था, मतलब कहां पर लागू नहीं होती थी, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी। हालांकि 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से वहां लागू होने लगी, है ना। बीएनएस से कौन सा राज्य अछूता है, तो बीएनएस से कोई भी राज्य अछूता नहीं है, पूरा का पूरे भारत को कवर कर दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद हमने कुछ धाराएं यहाँ पर देखो पढ़ाई थी, है ना। पहली मैंने धारा पढ़ाई थी आईपीसी की धारा दोनों चीजें मैंने कंपेयर करते हुए बताया था। आईपीसी की धारा 2 हो या बीएनएस की धारा 1-3 हो, बीएनएस, है ना, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस की धारा 1-3 हो। ये क्या है, जो व्यक्ति भारत के राज्य के क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में आता है या रहता है ना, तो वहां पर अगर कोई अपराध करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता जो अब हो गया है इसके अनुसार दंड मिलेगा। धारा 1-3 क्या है कि जो भी भारत का नागरिक जो भारत में पंजीकृत है और भारत के अंदर भारत के अधिकार क्षेत्र के अंदर कहीं भी कोई अपराध करता है तो वो बीएनएस धारा 1-3 के अंतर्गत उसे सजा होगी, ठीक है। दूसरी, इस संहिता की धारा 4, ये क्या है, आईपीसी की धारा 4। वहीं अगर देखें तो ये बात हो रही है बीएनएस की धारा 1-5 के बारे में बात हो रही है, बीएनएस की धारा 1-5 के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। भारत के बाहर किसी भी ये आईपीसी की जो धारा है, हालांकि ये आईपीसी आएगी नहीं, आईपीसी की पूछेगी नहीं, जो आईपीसी की धारा 4 है वही बीएनएस की धारा 1-5 है, बीएनएस की धारा 1-5 है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, बीएनएस की धारा 1-5, ठीक है। ये भी अगर पूछ ले कि बीएनएस की धारा 1-5 है, आईपीसी की पहले कौन सी धारा थी, तो हम क्या लगा देंगे, 4, है ना। या आईपीसी की धारा 4 किसके समान है, तो बीएनएस की धारा 1-5 के समान है। और इसमें समानता क्या है, इसमें क्या कहा गया है, तो बीएनएस की धारा 1-5 में बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, भारत में पंजीकृत है और वो कहीं विदेश में यानी कि भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर अमेरिका में बैठकर, जापान में बैठकर, कहीं भी बैठकर भारत में कोई आपराधिक कृत्य करता है, डिजिटल कोई क्राइम करता है ना, तो पहले इसके ऊपर कड़ा दंड नहीं मिलता था। अब जब भारत के बाहर बैठकर कोई क्राइम करेगा, है ना, तो बीएनएस की धारा 5(1) के तहत उसे अपराधी माना जाएगा और उस पर कार्यवाही की जाएगी, ठीक है ना। ये मैंने धारा 1-5 बताया, ठीक है। उसके बाद देखो अगली चीज यहाँ पर मैंने बताया था, क्या अगला शब्द मैंने यहाँ पे बताया था, दंड संहिता की कोई बात विशेष विधि या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालती है ना। सेम वही चीज यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस 2023 में भी बोली गई है, क्या कि विशेष विधि मतलब क्या, कानून, विधि मतलब कानून, ठीक है ना। विधि यानी कि कानून या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालती, ये भी मैंने कल बता दिया था। उसके बाद आईपीसी की धारा 10 हो या बीएनएस की धारा 219 में मैंने कल क्या बताया था कि इसमें मेल और फीमेल की डेफिनेशन दी गई है, पुरुष और स्त्री की डेफिनेशन दी गई है। अगर कोई पुरुष कौन कहलाएगा, अगर कोई व्यक्ति जो कि नर कैटेगरी में आता है उसकी उम्र चाहे 1 दिन हो या 100 साल हो या 100 साल से ज्यादा हो, वो पुरुष कहलाएगा। वही मादा कैटेगरी में आने वाला चाहे वो 1 दिन का हो, 100 साल का हो या 100 साल से ज्यादा का हो, स्त्री कहलाएगा। यानी बेसिकली क्या पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कि बीएनएस की धारा 219 में क्या है, बीएनएस की धारा 219 में क्या है, मेल और फीमेल की डेफिनेशन है, पुरुष और स्त्री की डेफिनेशन बताई गई है, ठीक है। आगे उसके बाद देखो यहाँ पर ये भी मैंने बता दिया था कि लोक सेवक की परिभाषा, लोक सेवक शब्द की परिभाषा, है ना। लोक सेवक शब्द की परिभाषा अगर आईपीसी से देखोगे तो धारा 21 में है और बीएनएस से देखोगे तो धारा 2 की 28 में है, धारा 2 की 28 में है ना।
किसकी, लोक सेवक की परिभाषा, ये भी मैंने बता दिया था आपको कल, ठीक है ना। उसके बाद अगली जो धारा बताई थी मैंने आईपीसी की धारा 24, आईपीसी की धारा 24 यानी कि बीएनएस की धारा 27 ये बता दी थी, जो कि किसकी डेफिनेशन बताती है, बेईमानी की डेफिनेशन बताती है, ठीक है। उसके बाद और क्या बता दिया था, और बता दिया था यहाँ पर ये भी बता दिया था, है ना। यहाँ पर आप देखोगे कि आईपीसी की धारा कौन सी, 25, आईपीसी की धारा 25 या फिर बीएनएस की धारा, बीएनएस की धारा 219, 219 में क्या बताया था, कपट पूर्वक, है ना, कपट पूर्वक को परिभाषित किया गया है, ठीक है ना, कपट पूर्वक को परिभाषित किया गया, वहां बेईमान को परिभाषित किया गया था, बेईमानी को परिभाषित किया गया था, यहाँ पर कपट पूर्वक को परिभाषित किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, कपट पूर्वक को परिभाषित किया गया था, यहाँ पर डेफिनेशन है, इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी बात को कपट करने के आशय से करता है, यानी कि छलने की, कपट करने की कोई अगर उसकी मंशा है, तो वहां पर लगेगी बीएनएस की धारा 2(9) लगेगी, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ से देखो, एक चीज मैंने ये भी बता दी थी, आईपीसी की धारा 39 हो, है ना, आईपीसी की धारा 39 हो या बीएनएस की धारा 3(5) हो, बीएनएस की धारा 3(5) हो। यहाँ पर क्या बताया गया है, सामान्य आशय से संबंधित है, किससे, सामान्य आशय, और सामान्य आशय और समान आशा दो चीजें, दो शब्द, सामान्य और समान आशा, दोनों चीजें, आशय, दोनों चीजें मैंने बता दिया था। सामान्य आशय में क्या होता है, सामान्य आशय में होता है जब कोई व्यक्ति दिमाग लगा के या प्लानिंग करके कोई क्राइम करता है, तो वो आता है सामान्य आशा में। समान आशा में क्या होता है, बिना दिमाग लगाए, बिना प्लानिंग के अगर कोई आदमी अपराध करता है, तो वो आता है समान आशा के अंतर्गत आता है। ये चीज भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली थी। उसके बाद देखो, हमने यहाँ भी डिस्कस कर लिया था कि आईपीसी की धारा 34 हो या फिर बीएनएस की धारा 3(5), आईपीसी की धारा 34 या फिर बीएनएस की धारा 3(5, ठीक है ना। यहाँ पर सामान्य आशा और जो सामान्य आशा है, इनकी डेफिनेशन दी गई है, सामान्य, है ना, समान और सामान्य दोनों की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है ना। ये हमने पूरा बता दिया था। अब चलते हैं आगे, ठीक है, अब चलते हैं आगे। पूरा रिवीजन करने के साथ सारी चीजें पढ़ोगे तो हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर, है ना, अगली धारा आईपीसी की 40, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से समझना, है ना, आईपीसी की धारा 40 में अपराध के बारे में वर्णन किया गया है। आईपीसी की धारा 40 तो अब पूछेगा नहीं, अब क्या पूछेगा, भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस 2023 में धारा जो 224 है ना, बीएनएस की धारा 224 में क्या है, तो बीएनएस की धारा 224 में क्या है, अपराध के बारे में बताया गया है कि हम किसे अपराध बोलेंगे, अपराध का वर्णन क्या है, अपराध का डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सारी चीजें बताई गई हैं हमें किसमें, तो हम लगाएंगे बीएनएस की धारा 2(24), बीएनएस की धारा 2(24) में, ठीक है ना। उसके बाद देखो, अब आती है धारा 41, आईपीसी की धारा 41 बोलो या बीएनएस की धारा 2(30), बीएनएस की धारा 2(30) बोलो, ठीक है ना। विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू नहीं होगी। विशेष विधि यानी कि विशेष लॉ यानी कि कानून, कोई एक विशेष कानून, ठीक है ना। तो विशेष कानून वह कानून है जो किसी विशिष्ट विषय यानी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर लागू नहीं होगा। कौन बताता है, धारा 2(20) बताती है, बीएनएस की धारा 2(20) बताती है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक हमने कल पूरी तरह से हर एक चीज पढ़ ली थी, ठीक है ना। अब बात आती है उसके आगे की, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा, यहां से अब बिल्कुल ध्यान से समझते चलना, सुनते चलना। अब यहां देखो क्या है, आईपीसी की धारा 42, ठीक है ना। इसके अनुसार स्थानीय विधि, यानी विधि मतलब क्या है, जहां भी विधि लिख के है उसका मतलब होता है कानून या फिर लॉ। तो स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग में ही लागू होती है ना। यानी आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है, और लगभग सेम बिल्कुल ये धारा है ना, कौन सी,
इसे बोलते हैं बीएनएस की धारा 2 की 18, बीएनएस की धारा 2 की 18, है ना। स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग में ही लागू होती है। ये हमारी डेफिनेशन निकल के आती है किसमें, धारा 2 की 28 में, बीएनएस की धारा 2 की 28 में। आईपीसी की धारा 42 में भी यही बात कही गई थी, लेकिन आईपीसी की धारा तो अब आएगी नहीं, लेकिन पूछा क्या जाएगा कि बीएनएस की धारा 218 में क्या बताया गया है। तो जो स्थानीय विधि है, स्थानीय विधि यानी स्थानीय कानून है ना, तो स्थानीय कानून वह कानून है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग में ही लागू होगा। यानी अगर भारत के अंदर कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो उस पर वो सामान्य कानून उस पर लागू होगा, जैसे लागू होता है। लेकिन अगर भारत का व्यक्ति विदेश में जाकर कोई अपराध करता है, यहाँ से अमेरिका गए थे कमाने के लिए और वहां जाके किसी का मर्डर कर देता है या कोई अपराध कर देता है, तो जो सजा यहाँ पर अगर अपराध करने पर होती, मान लो एक व्यक्ति है उसने भारत के अंदर चोरी की, भारत के अंदर चोरी की, और एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है यहाँ से गया अमेरिका गया और यहाँ उसने चोरी की, तो जो सजा इस व्यक्ति को होगी वो ही सजा क्या इस व्यक्ति की होगी? नहीं, यहाँ पर जो व्यक्ति चोरी करेगा भारत के अंदर ही, भारत का नागरिक अगर चोरी करता है तो इसे मान लो कुछ महीने कुछ साल की सजा हो जाती है। लेकिन अगर भारत के बाहर विदेश में कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसकी सजा उतनी ही ज्यादा कठोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि भारत से बाहर जाकर चोरी करना या अपराध करना और भी ज्यादा सघन्य अपराध की कैटेगरी में आ जाता है। क्यों? क्योंकि भारत की शाखा को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना इसमें क्या है। ठीक है ना, चलो तो 2 की 18 समझ में आ गई होगी कि धारा 2 की 18 में क्या है। लॉर्ड कोक के अनुसार कोई कृत्य यानी कि कार्य, कोई कृत्य यानी कि कार्य स्वयं अपने आप में अपराध नहीं हो सकता। इसके अनुसार इसका कथन पूछा जा चुका है पेपर में, इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कोक के अनुसार कोई कृत्य यानी कि कार्य स्वयं अपने आप में अपराध नहीं हो सकता जब तक वो आपराधिक मना स्थिति से ना किया गया हो। कहने का मतलब क्या है इसे समझ लो। मना स्थिति पर प्रमुख वाद, कई सारे वाद हुए मना स्थिति पर, है ना। वाद मतलब होता है जो कोर्ट के अंदर जो चर्चाएं होती हैं उन्हें अपन बोलते हैं वाद। ठीक है, तो मना स्थिति क्या होती है, कहने का मतलब क्या है। तो जो कोक भाई साहब थे, लॉर्ड कोक थे, इन्होंने कहा सभी अपराध की कैटेगरी में हम लोग नहीं रख सकते। जैसे मान लो एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, अब इसे लगी थी भूख, ठीक है ना, ये दुकान पे गया और इसने क्या किया, एक प्लेट लड्डू चुरा लिए। ठीक है, अब भूख लगी थी, उसने लड्डू चुरा लिए खाने के लिए। ठीक है, अब खाने के लिए तो चुरा लिए उसने, लेकिन क्या ये अपराध की कैटेगरी में आएगा? अपराध तो किया है, लेकिन उसने अपनी भूख को मिटाने के लिए अपराध किया है। या फिर अगर मान लो दूसरी तरफ मान लो एक दुकान में वो गया, यहाँ पर ढेर सारी चमक धमक वाले खिलौने वगैरह रखे थे। अब ये बच्चा इस दुकान के बगल से निकला, इसे कोई सामान अच्छा लग गया, घर वालों से कहा तो घर वालों ने मना कर दिया। इसने क्या किया, धीरे से उठाया, जेब में डाला और चल दिया। ठीक है ना, तो क्या अपराध की कैटेगरी में क्या आएगा, है ना। तो ये जो चीजें होती हैं ये अपराध की कैटेगरी में नहीं आती है। सेम इसी तरह बड़े लोगों के साथ भी होता है ना, कि कोई एडल्ट है, ये बात बच्चों की हो गई। अगर कोई एडल्ट है ना, बड़ी उम्र का कोई आदमी है, व्यक्ति है, अगर वो मजबूरन कोई काम करता है या जबरदस्ती उससे हम कोई काम करवाते हैं या कोई उससे कोई क्राइम करवाता है जबरदस्ती, ठीक है ना, तो वो भी अपराध की कैटेगरी में तो आएगा, लेकिन उसकी उतनी कठोर सजा उसे नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज, अगर कोई बड़ा व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति है वो अनजाने में कोई अपराध कर लेता है, अनजाने में कोई अपराध कर देता है। जैसे दो दोस्त आपस में खेल रहे थे, गले में हाथ डाल के आराम से जा रहे थे और मस्ती मस्ती में एक दूसरे को मरोड़ने लगते हैं, धीरे से एक दोस्त की टूट जाती है गर्दन, तो सामने वाला दोस्त तो चल बसा, ठीक है। लेकिन क्या जो दोस्त गले में हाथ डाले था, है ना, उसकी मना स्थिति ऐसी थी क्या कि वो उस दोस्त को मारना चाहता था? नहीं। अभी लगभग 7-8 महीने पहले सेम ऐसा ही केस आया था। दो 22, 23 साल के बच्चे दिल्ली में तैयारी करने वाले आपस में ऐसी बढ़िया गले में हाथ डाल के ऐसे ही जा रहे थे, ठीक है।
बीच में ऐसा होता है कि उनका आपस में मतलब थोड़ा सा ये खींचने लगते हैं, एक दूसरे की तरफ ढकेलने लगते हैं, जैसे दोस्त आपस में ढकेलने लगते हैं, है ना। एक लड़के ने गर्दन थोड़ी सी अच्छी टाइट पकड़ के रखी हुई थी, है ना। हल्का सा खिंचाव आने की वजह से गर्दन में मोच आती है, उसकी गर्दन वहां से टूट जाती है, ठीक है। अब क्या वो दोस्त चाहता था कि वो मर जाए? नहीं। तो ये जो मना स्थिति होती है, ये इसी को बोला जाता है कि अनजाने में अगर कोई क्राइम हो जाए तो वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है ना। उसे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा फाइन करके या थोड़ा सा डरा कर या फाइन करके, डराना भी मतलब वैसा डराना नहीं, थोड़ा सा मतलब फाइन लेकर या कुछ दिन के लिए अंदर डालकर, जेल में डालकर छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसकी मना स्थिति अपराध करने की नहीं थी, वो अनजाने में अपराध हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है बी आर बनाम प्रिंस हो गया, क्वीन बनाम टालसन हो गया, सिराज बनाम रूटजन हो गया, नाथुराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य हो गया। ये सारे जो वाद हैं ये किसके ऊपर है? मना स्थिति के ऊपर ही है। चलो, तो मना स्थिति समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो, यहां पर देखो, यहां पर अब है धारा 52। धारा 52 किसकी? आईपीसी की। और अगर हम कहें धारा 2 की 11, ये है बीएनएस की, ठीक है ना। दोनों बराबर हैं, दोनों एक समान काम करती हैं, एक ही चीजें दोनों में है, ठीक है। तो धारा 2 की 11, अब देखो जो आईपीसी धारा 52 बोले या बीएनएस धारा 2 11 बोले, ठीक है ना। सद्भावना पूर्वक शब्द परिभाषित है, इसमें क्या परिभाषित है? सद्भावना सॉरी सद्भाव पूर्वक, ठीक है। सद्भाव पूर्वक शब्द की डेफिनेशन किस धारा में दी गई है? तो बीएनएस की 211 में। बीएनएस की 211 किसकी? सद्भाव पूर्वक शब्द की परिभाषा, जो भारतीय दंड संहिता 12 यानी कि 52 यानी आईपीसी की धारा 52 के बराबर है ना। तो सद्भावना की सद्भाव पूर्वक शब्द की डेफिनेशन पूछे तो 2 की 11 में दी गई है, शब्द आपको याद रखना है। और ये यूपी पुलिस में आ चुका है। आईपीसी की धारा 52 बहुत बार आ चुकी है, इसका मतलब आईपीसी की धारा 52 आ सकती है, तो जो आईपीसी की धारा 52 में थी तो वही चीज तो धारा 211 बीएनएस में है। तो इसका मतलब जो बीएनएस की धारा 211 है पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सद्भाव पूर्वक शब्द की डेफिनेशन है इसमें, ठीक है। अब यहां पर आप देखो कि आईपीसी की धारा 53, आईपीसी की धारा 53 बोले या फिर बीएनएस की धारा 4 बोले, आईपीसी की धारा 53 बोले या बीएनएस की धारा 4 बोले, दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। तो धारा 53, आईपीसी की धारा 53 में दंड के प्रकार बताए गए हैं, तो बीएनएस की धारा 4 में भी दंड के प्रकार बताए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है ये, 5 स्टार वाला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत आता है पेपर में यार, पहले भी पूछा जाता था, अब भी पूछा जाएगा। पहले क्या पूछता था, है ना, आईपीसी की धारा 53 में क्या है, या फिर दंड के प्रकार किस धारा में दिए गए हैं, ठीक है। तो अपन उसमें आईपीसी की धारा 53 लगाते थे, लेकिन यहां पर अगर पूछेगा कि बीएनएस में किस धारा में दंड के प्रकार का वर्णन है, तो अपन यहाँ पे बीएनएस की धारा 4 लगाएंगे अब, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो दंड के प्रकार बताए गए हैं, तो पहला दंड कौन सा है? मृत्यु दंड, ठीक है। पहला दंड कौन सा है? मृत्यु दंड। ये जो दंड के प्रकार हैं इन्हें भी याद रखना है, ये पूछे जाते हैं प्रकार में, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिख के आएगा कि निम्नलिखित में से कौन दंड के प्रकारों में नहीं आता? तो 3 इन्हीं में से कोई एक इन्हीं में से दे देगा और एक कोई अलग से दे देगा, वही अपना ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो दंड के प्रकारों में पहला दंड कौन सा है? मृत्यु दंड, ठीक है ना। मृत्यु दंड मतलब सीधा फांसी में लटकाया, टांग दिया, फिनिश। आजीवन कारावास, ठीक है ना। सबसे कठोर दंड मृत्यु दंड हो गया, फिर उसके बाद आजीवन कारावास हो गया, ठीक है ना। आजीवन कारावास मतलब हाँ आजीवन कारावास यानी जीवन भर के लिए कारावास, ठीक है। हाँ, अब बचते ही आधा जीवन है, ठीक है ना। अब कोई आदमी 60 साल की उम्र में क्राइम करे, 60 साल की उम्र में आजीवन कारावास हुआ उसे, ठीक है, तो खत्म ही है जिंदगी फिर उसकी बचा क्या है। अब 40 साल की 30 साल की उम्र में भी करे तो भी खत्म ही है ना। कारावास जो 2 प्रकार का है ना, अर्थात ये कारावास जो है ना 2 प्रकार का, एक होता है कठोर, है ना, एक होता है कठोर श्रम के साथ कारावास और दूसरा होता है सादा कारावास,
ठीक है ना। ये अपराध पर डिपेंड करता है कि तुमने कोई अपराध किया, अब उसमें कारावास हुआ, ठीक है, तो जज साहब कहेंगे भाई कौन सा कारावास दिया जाए इसे, तो जज ये देखता है कि इसने अपराध कैसा किया। अगर जघन्य अपराध किया तो उसे दे देंगे कठोर कारावास। कहते नहीं है कि कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो कठोर कारावास में क्या होता है, उससे मजदूरी करवाते हैं, पत्थर खुदवाएंगे या जो भी पत्थर तोड़वाने का काम करवाते हैं, कोई ना कोई काम उससे करवाते रहते हैं, मजदूरी वाला काम करवाते रहते हैं जब तक वो जेल में रहेगा। तो एक कठोर कारावास ये श्रम के साथ होता है। दूसरा सादा कारावास। सादा कारावास नॉर्मली अपना जेल में रहो, थोड़ा बहुत तुम्हें जो भी काम करना है अपने खर्चे पाने के लिए तो जेल के अंदर से करते रहो, तो जेल के अंदर भी काम करवाया जाता है, ठीक है। जैसे जो लिफाफे होते हैं वो बनाने का काम चलता है, ये सारे काम, बहुत सारे काम होते हैं, तो ये सादा कारावास के अंतर्गत आ जाते हैं। जो मजदूरी श्रम वाले काम होते हैं वो कठोर कारावास के अंतर्गत, ठीक है। फिर उसके बाद एक जो सजा, एक जो अपराध वो होता है अपना दंड होता है, वो होता है संपत्ति पर कब्जा, जो अपने योगी महाराज कर ही रहे हैं अभी इस समय, ठीक है ना। बहुतों की संपत्ति जब्त कर डाली है, ठीक है, बहुतों की संपत्ति, है ना। जुर्माना, फिर उसके बाद होता है जुर्माना, ठीक है। तो जुर्माना भी यहाँ पर दंड के प्रकार में से एक है। कहते नहीं है चालान कट गया, जुर्माना, चालान मतलब जुर्माना, जुर्माना लग गया तो जुर्माना दो अपना जाओ, ठीक है, ताकि अगली बार ध्यान रहे कि ये अपराध नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दंड के प्रकार हैं, तो दंड के प्रकार याद रखना, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखना है कि ये कौन सी धारा में है, तो बीएनएस की धारा 4 में है, बीएनएस की धारा 4 में है। दंड, कौन कौन से दंड इसमें शामिल हैं, मृत्युदंड, जीवन कारावास, आजीवन कारावास होता है। कारावास पूछे कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, एक कठोर और एक सादा कारावास। कठोर सादावास में श्रम होता है, सादा सादा ही होता है। फिर उसके बाद संपत्ति पर कब्जा, ये भी एक दंड का प्रकार है ना। जो यहाँ से भारत में घपला करके विदेश चले जाते हैं, उनकी संपत्तियों को यहाँ कब्जा करके गवर्नमेंट नीलाम करके बेच देती है, अपना पैसा ले लेती है, तो ये भी। और फिर उसके बाद जुर्माना, ठीक है, ये क्या है, दंड के प्रकार है, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर दंड के प्रकार समझ में आ गए होंगे। और अगर पूछे ये टोटल कितने हो जाते हैं, तो टोटल 6 प्रकार के दंड हो जाते हैं। यहाँ पर देखो सामुदायिक सेवा नामक एक दंड बढ़ा दिया गया है। सामुदायिक सेवा, जो ऊपर हमने सबसे पहले लिस्ट बताई थी कि कौन सा शब्द जोड़ा गया कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया, कल पढ़ाया था, तो वहां पर सबसे नीचे लिखा हुआ था सामुदायिक सेवा। जो 1860 से जो आईपीसी चल रहा था, वहां पर सामुदायिक सेवा से कोई भी दंड नहीं होता था, लेकिन अब इसका प्रावधान है। तो यहाँ पर शुरुआत में दंड के प्रकार कितने चलते थे, 5 प्रकार के होते थे, लेकिन बीएनएस आने के बाद दंड के प्रकारों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। और 6वीं जो दंड है वो कौन सी है, सामुदायिक सेवा नामक, एम्बुलेंस वाली, ठीक है ना। तो सामुदायिक सेवा दंड शामिल कर लिया गया है। तो दंड कौन कौन से होते हैं यह हमने देख लिया, पहले कितने थे 5, अब कितने हो गए 6। 6वां कौन सा है, सामुदायिक दंड, किस में दी गई है, बीएनएस की धारा 4 में दिया गया है, ठीक है। चलो ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखो, अब यहां पर कुछ धाराएं एक साथ, धारा 121, 132, 194, 200, 302, 305, 307, 364, ठीक है, का 376 का, 376 का और खा दोनों आ जाते हैं। फिर गा ये सारे हैं, ये सारे किसके, आईपीसी के द्वारा मृत्यु दंड का प्रावधान दर्शाते हैं। किसका प्रावधान दर्शाते हैं, मृत्यु दंड दिए जाने का प्रावधान आईपीसी की धारा, ठीक है ना। लेकिन आईपीसी वाली तो हमें याद करना नहीं है, हमें करना है बीएनएस की याद करना है। तो ये वाली धाराएं आपको याद रखना है। बीएनएस में यानी न्याय संहिता में धारा कौन सी, 147, 160, 230, 103 की फर्स्ट, 107, 109 की सेकंड, 142, 66, 65 सेकंड, 72, 71, है ना। और इसके अलावा 310 का तीसरा। ये जितनी धाराएं हैं ये सभी किसको बताती हैं, ये सभी बताती हैं मृत्यु दंड को बताती हैं। सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाली रेटिंग इसमें भी दे देना। एक क्वेश्चन इसका जरूर बन सकता है कि
4 ऑप्शन दे देगा, उसमें ये पूछेगा कि इनमें से कौन सी धारा मृत्यु दंड के लिए है, और इनमें से कोई एक धारा वहां पर लिख देगा जिसे आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखोगे, पहचानने के लिए कुछ नहीं करना है, 2-4 बार ढंग से पढ़ लोगे तो आराम से आ जाएगा। सबसे पहले सबसे अलग है हमारा 310(3). ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे तो 71 अपना हो गया, उसके बाद 70 का 2, 65 का 2 और 66 हो गया, 65 का 2 और 66 हो गया, 140 2, 109 2, 107, 103 1, 230, 160 और 147। ठीक है ना। तो बीएनएस में ये सारी धाराएं है ना किसे बताती हैं, मृत्यु दंड को बताती हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर बीएनएस की धारा 5 यानी आईपीएस की 52, है ना। यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड दिया जाता है तो यदि समुचित सरकार उचित समझे तो वह मृत्यु दंड को कम कर सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये भी 5 स्टार वाला क्वेश्चन है कि अगर कोर्ट ने किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो वो क्या कर सकती है, कोर्ट का आदेश थोड़ा सा बदल सकती है, उसे मृत्यु दंड ना देकर उसे किस पर सरकार के कहने पर जज क्या करेगा, उसे मृत्यु दंड की बजाय उसे आजीवन कारावास में परिवर्तित कर देगा। ऐसा प्रावधान है बीएनएस की धारा 5 में। पहले ये था आईपीसी की धारा 54 में, तो बीएनएस की धारा 5 में क्या है कि कोर्ट जो है मृत्यु दंड को सरकार के कहने पर अगर उचित समझती है तो उसे है ना आजीवन कारावास में चेंज कर सकती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने मृत्यु दंड तक लगभग सभी चीजें पढ़ ली, और ये याद रखना दंडादेश का लघुकरण इसे बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ मृत्यु दंड तक हमने सारी चीजें पढ़ ली, है ना। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे कल। ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, बढ़िया से पढ़ते रहो।